नमस्कार। इस वक्त हम हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के साथ। बातचीत का दौर शुरू हो इससे पहले झारखंड के हालात और राष्ट्रपति चुनाव की बात, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हम स्वागत करते हैं बाबूलाल जी का। नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव की करें, बहुत संक्षेप में बातचीत वार्तालाप का क्रम हमारा है। तो राष्ट्रपति चुनाव में जेवीएम का क्या स्टैंड है? राष्ट्रपति चुनाव में हम लोगों ने पहले स्टैंड साफ कर दिया। हमने कहा था कि देश की जनता की जो पहली पसंद थे वो APJ अब्दुल कलाम थे, लेकिन वो प्रत्याशी नहीं बने और उनको बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिन लोगों का सामर्थ्य था उनको लोगों ने नहीं बना। तो देश की जनता की दूसरी पसंद प्रणब मुखर्जी, लेकिन इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि भाई जो देश की जनता की पसंद ही हमारी पसंद होनी चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने जैसे ही प्रणब मुखर्जी के नामों की घोषणा हुई और हम लोगों ने कहा कि नहीं, प्रणब मुखर्जी को हमारी पार्टी के एक विधायक को सांसद। आदिवासी का एक टर्म कार्ड खेला जा रहा है। नहीं, मैंने कहा कि देखिए आदिवासी और गैर आदिवासी का सवाल नहीं है, सवाल है कि देश की जनता का, क्योंकि राष्ट्रपति देश के वो प्रधान होते हैं, दुनिया में वो प्रतिनिधित्व करेंगे देश को, तो देश की जनता की पसंद उसमें होना चाहिए। बल्कि मैं तो बार बार कहा करता हूँ कि देशों में भी जनता की सरकार नेताओं की नहीं। और इसलिए आपने सुना होगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री उसका जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव, ताकि ना कोई नेता अपने पसंद के नेता को जनता के बीच जो है और जनता को लगे कि भाई ये नेता हमारे, हम इसी थ्योरी पर काम करते हैं। और इसलिए APJ अब्दुल कलाम पहली पसंद थे, लेकिन देश की जो दो बड़ी पार्टी है उनको लोगों ने नहीं माना, वो भी नहीं लगे। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो देश की दूसरी बड़ी पसंद थी जनता की, तो अभी आपने कहा कि जनता की सरकार बननी चाहिए। वर्तमान में क्या लगता है आपको, झारखंड में जनता की सरकार है? नहीं, वर्तमान में जनता की सरकार है ही नहीं, हम कैसे करेंगे? आप देखिए जितने लोग चुनाव लड़े तो एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े, नेता को प्रपोज करके पिछले बार कोई चुनाव नहीं लड़ा और आज वो मिलकर सरकार बनाए। आज भी अगर आप सर्वे करा लीजिए कि भाई कितनी जनता आज के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद है, तो साफ होगी, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जनता की पसंद की सरकार बने, यानी जनता की पसंद के मुख्यमंत्री बने। आज देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अच्छे हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन देश की जनता की वो पहली पसंद हो नहीं। जब भी वोटिंग होता है आपने देखा होगा कि वो अभी पीछे रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई लोकतंत्र में हम बार बार कहते हैं कि सरकार जनता की बनेगी, जनता के द्वारा बनेगी और जनता के लिए बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं करता है जनता की बनेगी। तो हमने इसी बात को मैं कहता हूँ कि भाई हम इस बात को ध्यान में रखते हैं, तो फिर वो जनता को उनके ऊपर भरोसा होता है, तो फिर संकट नहीं आती। कोई भी समस्या का समाधान तो जनता से सीधे डायलॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जनता को उनके प्रति भरोसा होता है कि सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे साथ जुल्म नहीं करेगी, हमारी बातों को सुनेंगे, तो सरकार इस प्रकार करना चाहिए। तो गठबंधन के दौर में आप झारखंड को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? नहीं, आज तो मैं कहूँगा कि सरकार जिन लोगों ने आज जो बनाई है, पिछले 2 साल से भी अधिक हो गई सरकार को चल रही है। थोड़े दिन शिबू सोरेन के नेतृत्व में रही, फिर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में गठबंधन हुई। तो मैं कहता हूँ कि इस प्रकार जैसे मैंने कहा कि पहले अलग अलग चुनाव लड़े, दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े, लेकिन सरकार लोगों ने काम नहीं होगा। जब काम करने के लिए कहेंगे तो भाई गठबंधन अड़े आते हैं उनको काम, लेकिन सरकार बनाने में गठबंधन अड़े नहीं आते। तो मैं कहा करता हूँ कि सरकार ये बनी है स्वार्थ की टूटी है, और इसको और हम क्लियर करते हैं तो कहते हैं काम करने के लिए सरकार लोगों ने नहीं बनाई है, बल्कि कमाने के लिए लोग। और इसलिए देखेंगे इस सरकार में कमाने के लोग कोई अवसर ही लोग गवाते हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो सड़क में हो, चाहे बिजली में हो, चाहे खदान में हो,
तो खूब कमा रहे हैं, धुन करके कमा रहे हैं। तो इसमें आप अभी अगर हम बात इस क्षेत्र की करें बाबूलाल जी, आपने अपने मुख्यमंत्री काल में टोरंटो में एक घोषणा की थी कि टोरंटो को टोरंटो बनाएंगे। अभी वर्तमान में एक भारत सरकार का प्लान आया है सारंडा डेवलपमेंट का, आपकी क्या राय है इस प्लान को लेकर? तो पहली बात तो मैंने इस प्लान को देखा नहीं कि उन्होंने क्या प्लान किया। वैसे आपका क्या विजन है इस क्षेत्र का? देखिए, सामान्यतः मैं 2-3 बातों पर मैं लोगों को बताता हूँ विकास के लिए। तो विकास तो अल्टीमेट लोगों की होनी चाहिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बदलना चाहिए। यानी उनको आज कुपोषण की जो शिकार है तो उनको अच्छे पोषण मिलनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि विकास का ये सब जो कारक है, चाहे अच्छी सड़क है, बिजली है, पानी है, और हमें एक एक बच्चों को बेहतर शिक्षा की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। फिर लोगों की स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये अगर हम इसको कर लेते हैं, अच्छी शिक्षा को उनको व्यवस्था करते हैं ताकि वो अच्छे पढ़ लिख करके वो भी डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी वो जा कर के काम कर सके। और फिर इस क्षेत्र में ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन खड़ा करें ताकि वहाँ बच्चे बढ़िया से पढ़ाई कर सकें, जिसको कह सकते हैं कि दूसरे जगह भी लोग कहें कि हमें कहीं कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो चाहे वो असम है, सारंडा के जंगल में वहाँ स्थित है और वहाँ के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इसके बारे में चिंता होनी चाहिए। फिर यहाँ जो ज़मीन आप देखते होंगे पड़ी हुई है, यहाँ फर्टाइल लैंड है जिसको कह सकते हैं कृषि के लिए, तो फिर उनकी उसको हम कैसे खेती बढ़िया से अच्छी ढंग से यहाँ करवा सकते, उसको हम मार्केट उपलब्ध करा सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे वो सब कहीं कुछ नहीं है। हमने अभी जो अखबार में पढ़ा या आपकी पत्रिका में अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें देखा कि शायद पुलिस पिकेट 17 बैठेगी, ठीक है, सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट 17 हो, 50 हो, या नहीं, इस पर कुछ नहीं। लेकिन ये मुझे पढ़ने को नहीं मिला कि भाई सारंडा में विकास का क्या मॉडल है, अभी तक मैंने देखा नहीं। भले मैंने अखबारों में कभी पढ़ा कि ग्रामीण विकास मंत्री घूम रहे हैं तो कह रहे हैं कि इंदिरा आवास मिलना चाहिए। भाई इंदिरा आवास एक पार्ट है, लेकिन जब तक उनको हम रोजगार से नहीं जोड़ेंगे कि वहाँ रोजगार की कैसे सृजन हो, और फिर उनको शिक्षा से हम बेहतर शिक्षा हम उनके बच्चे और बच्चों को कैसे दे सकते। आप इसी सारंडा के जंगल से 100 साल से अधिक हो गया होगा चेड़मान से बड़े बड़े फैक्ट्री चले, इसी सारंडा के जंगल से ही इतनी आयरन ओर निकले, हजारों क्या लाखों करोड़ रुपया लोग बनाए। लेकिन इस सारंडा के जंगल के आसपास लोगों की हालत आज भी बद से बदतर। तो हम कहते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है? तो हमारा कहना है कि भाई ऐसी से तो इस सारे खदानों को बंद कर देनी चाहिए। कोई इस खदान से कोई वहाँ के लोगों का विकास तो हुआ नहीं। अब कोई भी बताओ इस कारण से यहाँ का बड़ा विकास हुआ तो कुछ एक व्यापारियों का विकास हुआ होगा। तो हमें इस विकास की कंसेप्ट को हमें समझनी पड़ेगी, विकास मतलब क्या है, विकास को हम किस रूप में देखते हैं। तो ये जब तक हम, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ विकास को आम आदमी को ध्यान में रख कर के, गाँव को ध्यान में रख करके कि वहाँ की ज़रूरतें क्या है, उन लोगों की ज़रूरतें क्या है, उन लोग वहाँ गांव में रहने वाले लोगों की अगर हम ज़रूरतें को हम पूरी कर पा रहे हैं तो हम समझेंगे कि हम विकास के रास्ते में आगे हम बढ़ पाएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरतों को हम पूरी नहीं कर पा रहे। आज तो हम उनकी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं जो मुंबई में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए, जो कलकत्ता में बैठे हुए, जो लंदन में बैठे हुए, उनकी ज़रूरतों को हम पूरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एकांगी विकास है, और इस प्रकार के एकांगी विकास होगी तो ये एक दिन फिर विद्रोह होगा। इसलिए हमें एकांगी विकास नहीं सोचना चाहिए। विकास हम गाँव के आम लोगों को ध्यान में रख करके
उनकी जरूरतों को ध्यान